जय हिंद साथियों। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के बारे में। देखिए, तीन शब्द होते हैं, इनको समझना है। पहला शब्द है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा शब्द है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और हिंदी में कहते हैं भारत का महाधिवक्ता। और तीसरा शब्द है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाधिवक्ता। तो यहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। इससे पहले हम लोग अपने 3 वीडियो लेक्चर के अंदर मध्य प्रदेश के 3 आयोगों को पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से। उसके बाद मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग पढ़ा, और कल हम लोगों ने पढ़ा था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। उसके बारे में थोड़ा सा रह गया है, जिसे हम लोग राज्य का महाधिवक्ता कंप्लीट होने के बाद करेंगे। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारे आयोग हमें पढ़ने हैं। कोई पहले पढ़ना है, कोई बाद में पढ़ना है, लेकिन पढ़ने सारे हैं, क्योंकि एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में ये सारे के सारे आयोग एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। एक या दो सवाल भी अगर आपको एग्जाम में बन जाए इन 10-12 वीडियो से, तो वो आपके लिए बोनस ही है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान। क्या पढ़ रहे हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। कुछ चीजें फैक्चुअल हैं, याद करनी है। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 165 में है। इसी के साथ क्या याद रखना है? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो 76 में है। राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान आर्टिकल 165 में है। नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल 76, यहां पर 165, वहां पर नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति, तो यहां पर करता है उस राज्य का राज्यपाल। तीसरा है कि, एक मिनट, तीसरा है कि महाधिवक्ता बनने की योग्यता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में लिखा है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भारत का नागरिक या जो भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है। यहां पर यह नहीं कहा गया कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, केवल इतना कहा गया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की कुछ योग्यताएं होती हैं। तो जो भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है, उसे राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी के मामले में क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसे भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो कंपैरिजन करते चलो, 76, 165, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यहां पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। चौथी बात, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसे अपने कर्तव्य, जो उसके कार्य हैं, जो उसकी ड्यूटी है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, उन ड्यूटी को करते समय उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यानी वो राज्य सरकार की ओर से राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है। अगर हम महान्यायवादी की बात करें, तो महान्यायवादी भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का, भारत सरकार का पक्ष रखने का अधिकार रखता है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को स्टेट के किसी भी न्यायालय में अपनी सुनवाई या अपनी बात कहने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। पांचवी बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो ध्यान में रखिएगा कि महाधिवक्ता का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता।
वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल की इच्छा का मतलब मुख्यमंत्री की इच्छा, प्रैक्टिकल तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। पारिश्रमिक यानी वेतन की बात करें तो हमारे संविधान में महाधिवक्ता का कोई वेतन निर्धारित नहीं है। हमारे संविधान में महान्यायवादी का कोई वेतन निर्धारित नहीं है। जो नियुक्ति करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल उसके वेतन, उसके पारिश्रमिक को निर्धारित करता है कि कितना मिलेगा। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो उसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति तय करेगा। तो ये कंपैरिजन कर कर तैयार कीजिएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ एडवोकेट जनरल। राज्य का महाधिवक्ता एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक अथॉरिटी है। महान्यायवादी भी एक संवैधानिक पद है। लेकिन जब हम बात करते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता, हिंदी में महाधिवक्ता कह रहे हैं और इंग्लिश में कहते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो संवैधानिक पद नहीं है, वह एक वैधानिक पद है, अर्थात उसका गठन कानून के माध्यम से होता है। जबकि महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत और महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के तहत एक संवैधानिक पद है। तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? वो महान्यायवादी की सहायता करने के लिए कानून के माध्यम से बनाया गया एक पद है। तो महान्यायवादी, महाधिवक्ता दोनों संवैधानिक पद होते हैं। अगर हमें महाधिवक्ता के बारे में जानना है तो हमें दो आर्टिकल को पढ़ना पड़ता है। एक है आर्टिकल 165 और एक है आर्टिकल 177। 165 हम लोगों को याद रहता है, हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 165 और 76 को तो हम याद रखते हैं, लेकिन यहां पर आपको 177 पर फोकस करना है। तो हम लोग दोनों को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कर्तव्यों की, जिसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 165 में। सबसे पहला काम होता है कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार का ओबीसी रिजर्वेशन का मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है या हाई कोर्ट में चला गया है, तो मध्य प्रदेश की सरकार महाधिवक्ता से उस विधि संबंधी मामलों पर सलाह ले सकती है। कोई भी विधि संबंधी मामले, तो राज्य सरकार महाधिवक्ता से विधि संबंधी मामलों पर सलाह लेती है। दूसरा, मतलब ये तो दी ही जाती है, इसकी ड्यूटी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को विधि संबंधी मामलों पर सलाह दे। दूसरा, राज्यपाल के द्वारा समय समय पर निर्देशित किए गए अन्य मामले, जो भी राज्यपाल समय समय पर उसको डायरेक्शन देता है उन मामलों पर स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना, लीगल एडवाइस करना। और तीसरा, ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो संविधान या किसी विधि के अधीन प्रदान किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज्यादा मेंशन नहीं है कि महाधिवक्ता के क्या काम है, केवल मेन काम क्या है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना। दूसरा, राज्यपाल के द्वारा समय समय पर सौंपे गए विषय, और इसके अलावा ऐसे कर्तव्य या ऐसे कार्य करना जो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी कानून के अंदर उससे उम्मीद की जाती है कि वो ये काम करे। तो ये महाधिवक्ता की ड्यूटी मानी जाती है आर्टिकल 165 के तहत। अब बात करते हैं आर्टिकल 177, इस पर विशेष ध्यान में रखना है। देखिए, महाधिवक्ता विधानसभा या विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, मेंबर नहीं होता। यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है और राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है, और जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल का मेंबर नहीं होता। लेकिन आर्टिकल 177 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को एक विशेष अधिकार देता है कि वह विधानसभा की बैठक में, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है। जिन राज्यों में दोनों सदन पाए जाते हैं, यानी विधानसभा भी और विधान परिषद भी, तो दोनों में, दोनों की बैठक, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डालेगा, मतदान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस सदन का सदस्य नहीं है।
मतदान करने का अधिकार उस सदन के, उस हाउस के मेंबर्स को होता है। लेकिन ये इसका विशेष अधिकार है कि इसके पास विधानसभा और जिन राज्यों में दो सदन हैं, तो दोनों की बैठकों की कार्यवाही में भाग लेने का, बोलने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार नहीं है। और जब महाधिवक्ता विधानसभा विधान परिषद की बैठक में भाग लेता है, तो उसे भी वही विशेष अधिकार मिलते हैं जो कि विधायकों को मिलते हैं। और एक विशेष और बात, राज्य के महाधिवक्ता को विधानमंडल, विधानसभा की किसी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई कानून संबंधी मामलों पर विधानसभा किसी समिति का गठन करती है विधानसभा की, तो महाधिवक्ता को उस समिति का मेंबर भी बनाया जा सकता है। लेकिन उस समिति की बैठक में भाग लेगा, बोलेगा, लेकिन वहां पर भी वोट नहीं डालेगा। अब आप पूछेंगे कि सर समिति का तो वो मेंबर है, उसके बावजूद वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं है, इसलिए वोट नहीं डालेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि वह विधानमंडल, विधानसभा की किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, लेकिन वहां पर भी भाग लेगा, बोलेगा, वोट करने का अधिकार उसे नहीं होता। और जब जब ये बैठक में भाग लेता है, बोलता है, तो इसे वही प्रिविलेजेस, वही विशेष अधिकार मिलते हैं जो कि एक विधायक को मिलते हैं विधानसभा, विधानमंडल में। कुछ अदर फैक्ट, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है, तो उत्तर क्या आएगा? राज्य का महाधिवक्ता। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन है, तो उत्तर आएगा महान्यायवादी। अब एक सवाल और कि महान्यायवादी का पद किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो महान्यायवादी का पद ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। लेकिन भारत और ब्रिटेन के महान्यायवादी में अंतर होता है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन का महान्यायवादी वहां की संसद का सदस्य होता है, यानी वो वहां पर सांसद और महान्यायवादी दोनों की भूमिका निभाता है। सामान्यतः ब्रिटेन में जो कानून मंत्री होता है, विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर, उसी को महान्यायवादी बनाया जाता है। लेकिन भारत में विधि मंत्री अलग है, महान्यायवादी अलग है। में रखिएगा कि भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है और राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी राज्य का महाधिवक्ता होता है। एक परंपरा है, ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन ये है कि जब भी सरकार अपना त्याग पत्र देती है, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर हो, चाहे वो कार्यकाल पूरा होने पर हो, तो महाधिवक्ता भी अपना इस्तीफा दे देता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि राज्यपाल के प्रसाद पर पद धारण करेगा। लेकिन परंपरा है, क्योंकि सरकार का ही एक तरीके से सलाहकार होता है, तो जब सरकार इस्तीफा देती है तो ये भी दे देता है। इसके अलावा विशेष बात यह कि ये सरकार के अधीन कोई पद नहीं माना जाता। आप ये नहीं कहेंगे कि सरकारी वकील है, सरकारी वकील अलग होते हैं। इसे अपनी निजी वकालत करने का पूरा अधिकार है, यानी महाधिवक्ता राज्य सरकार के कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता। वह निजी विधिक कार्यवाही यानी अपनी वकालत करने का, क्लाइंट्स को लेने का, केसेस लड़ने का पर्सनल लेवल पर पूरा अधिकार रखता है। सरकार को सलाह देता है, सरकार की ओर से भी केस लड़ता है, लेकिन ये राज्य सरकार के अधीन कोई कर्मचारी नहीं माना जाता। इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बट इसके बावजूद उसे अपनी प्रैक्टिस करने का, प्राइवेट प्रैक्टिस करने का पूरा राइट है। लेकिन ये प्राइवेट प्रैक्टिस कुछ लिमिटेशंस के साथ आती है, जिसे हम कहते हैं मर्यादाएं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा मामला है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन का मामला चर्चा में हमेशा ही रहता है। ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार ने महाधिवक्ता से एडवाइस मांगी, एडवाइस दी। अब मान लीजिए कि जो लोग सरकार के विरुद्ध ही केस लड़ रहे हैं, अब वो महाधिवक्ता को हायर कर लें कि आप हमारी तरफ से केस लड़ो, क्योंकि वो निजी वकालत तो कर सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मामले पर महाधिवक्ता ने राज्य सरकार को सलाह दी है, उस मामले के विपक्ष में वो केस नहीं लड़ सकता। ये उसकी एक मर्यादा है। बेशक वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। दूसरा, राज्य सरकार की अनुमति के बिना क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले मामलों पर बचाव का काम नहीं करेगा। और तीसरा,
किसी कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के अंदर वो डायरेक्टर की पोस्ट नहीं ले सकता। ये 3 लिमिटेशन है जो कि संविधान में नहीं है। ये जो मर्यादाएं हैं, इसका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना होकर एक लॉ में है। पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है उसमें है। पहला, जिस मामले पर राज्य सरकार को सलाह दी गई है उस मामले पर केस नहीं लड़ेगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड में तब तक बचाव का काम नहीं करेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ना ली हो, और किसी भी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर के पद को धारण नहीं करेगा। अगर हम एमपी, मध्य प्रदेश के राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात करें, तो मध्य प्रदेश में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का पद नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता बने एम अधिकारी, व्यक्ति का नाम है एम अधिकारी, मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता। वर्तमान में कौन है? प्रशांत सिंह है। एक बार नजर डालते हैं कि कौन कौन से महाधिवक्ता रहे। तो सबसे पहले कौन रहे? श्री एम अधिकारी रहे। उसके बाद एक लिस्ट है जो आप देख पा रहे हैं। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है श्री प्रशांत सिंह। कोई महिला अब तक मध्य प्रदेश में राज्य महाधिवक्ता नहीं रही। अब यहां पर एक नाम आप देख पा रहे होंगे, श्री वी के तनखा। ये नाम बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में अभी जो मामले कोर्ट केस में है वहां पर एक वकील की भूमिका में निजी बच्चों की ओर से इन्होंने केस लड़ा है या फिर सलाह दी है। ध्यान में रखिएगा कि पहले महाधिवक्ता कौन थे? एम अधिकारी थे। और वर्तमान में कौन है? प्रशांत सिंह। यहां पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता वाला टॉपिक या एडवोकेट जनरल ऑफ एमपी वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके बारे में एक दो बातें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वो रह गया था कल, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ना शुरू किया था, पूरा पढ़ लिया था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, कि कब इसका गठन हुआ, विजन क्या है, मिशन क्या है, संरचना क्या है, नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल, त्यागपत्र, निष्कासन, पदावधि और सेवा शर्तें, उसकी भूमिका, उसके कार्य क्या है, शक्तियां क्या है। और उसके बाद ये हमने आखिरी जो स्लाइड को पढ़ा था ये पढ़ा था। अब इस चीज को थोड़ा सा समझने हैं कि आपके सिलेबस में, एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट 5A में मध्य प्रदेश की स्थानीय शासन व्यवस्था का उल्लेख है, लोकल गवर्नमेंट ऑफ एमपी, पंचायत नगर पालिका। और वहीं यूनिट 10 के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन का उल्लेख भी किया गया है। यानी दो जगह आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, और इससे सवाल आने के चांसेस फिर ज्यादा हो जाते हैं जब एक ही टॉपिक का उल्लेख दो अलग अलग जगह किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 243 के एक मेन आर्टिकल है और मैंने सारे प्रावधान इसके बारे में बताए। लेकिन अब थोड़ा सा और डीप में जाकर ध्यान में रखना है कि 243 के कुल मिलाकर 4 प्रावधान है, 1, 2, 3 और 4। कई बार इस तरीके से सवाल आ जाता है कि 243 के 1 इस तरीके से। तो 243 के पार्ट 1 यानी प्रोविजन नंबर 1 में यह कहा गया है कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव करवाएगा, उसके लिए निर्वाचक मतदाता सूची तैयार करेगा, चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करेगा, और इस इलेक्शन कमीशन में एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। इतनी बात। दूसरा, ये वाला मेन है, ये वाला आर्टिकल 243 के प्रोविजन नंबर 2, ये ध्यान में रखना है, बाकी सब मत ध्यान रखना। 243 के क्लॉज नंबर 2 ये कहता है कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी पदावधि और सेवा शर्तों के लिए राज्यपाल नियम बनाएगा। यही मेन है जो मुझे आज आपको समझाना है। बाकी इसमें यह भी कहा गया है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को उसी प्रक्रिया, उसी आधारों से हटाएंगे जैसे हाईकोर्ट के जज को। ये तो हमने कल पढ़ लिया था। और इसके अलावा यह भी हमने पढ़ा था कि राज्यपाल उसे उतने कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा जितने की उसके लिए जरूरी है। और इसके अलावा इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य का विधानमंडल पंचायतों के संबंध में, नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान कर सकता है। मूल बात क्या है? ये वाली आर्टिकल 243 के 2, इसमें कहा गया है
कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उसका जो टेन्योर होता है, उसकी जो सर्विस कंडीशन होती है कि उसको कितना वेतन मिलेगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, उसकी योग्यताएं कितनी होंगी, उसका शपथ क्या होगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। ये इसके तहत राज्यपाल नियम बनाता है और मध्य प्रदेश में राज्यपाल ने नियम बनाए। नियम का नंबर है राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें नियम 1994। किसने नियम बनाए? मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने बनाए। किस आर्टिकल के तहत बनाए? 243 के प्रोविजन नंबर 2 के तहत बनाए। और ये अधिनियम, ये जो नियम है, ये कब नोटिफाइड हुए? तो 24 जनवरी 1994 को नोटिफाइड हुए। इसमें बताया गया है, इन नियमों में बताया गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, उसको शपथ कौन दिलाएगा, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, उसके वेतन भत्ते कितने होंगे, तो इन नियमों में बताया गया। अब इसमें जो विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया जाएगा, उसकी योग्यता क्या होगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई। राज्यपाल ने नियम बनाकर कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पद पर राज्यपाल उसे नियुक्त करेगा जो कि केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी, अपर सचिव। देखिए कई प्रकार के पद होते हैं। जब आप एक डिपार्टमेंट की हायरार्की को पढ़ते हैं, देखो सामान्यतः जब आपसे कोई कहता है कि प्रशासनिक अधिकारी, तो आपके दिमाग में कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर ही आता है, क्योंकि ये हमारे नजदीक रहते हैं, हम लोग इन्हें जानते हैं, हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन कलेक्टर के बाद क्या? एक मंत्रालय या विभाग में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक हायरार्की होती है, पद सोपान होता है। केंद्र में सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है कैबिनेट सचिव, एक आईएएस ऑफिसर है, प्रमोट होकर वहां तक पहुंचा है। राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। मतलब एक राज्य के अंदर जो अधिकारी होता है, आईएएस रैंक का अधिकारी, उसका सपना होता है कि वो मुख्य सचिव के पद पर पहुंच सके। यानी ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के बिना कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा अथॉरिटी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुख्य सचिव के पास होती है। लेकिन मुख्य सचिव सीधे नहीं बन जाता है इसके बाद, एक हायरार्की से, एक पद सोपान से गुजरना होता है, जिसमें एक पद होता है अपर सचिव। अवर नहीं, अवर का मतलब अलग होता है, अपर सचिव को इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल सेक्रेटरी। तो ये कहा गया है उन नियमों में कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए योग्यता यह है कि वो सेंटर गवर्नमेंट में कम से कम 2 साल एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर रहा, या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान, जिसका जो सैलरी है वो अपर सचिव से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली बात इसमें ध्यान में रखनी है कि एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए, उससे नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए। बाकी शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। वेतन भत्ते, सेवा जो वेतन भत्ते होते हैं वो एक आईएएस रैंक के कर्म अधिकारी के समान होते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। जो कल छूट गया था तो ये मैंने आज आप लोगों को करवाया है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब चीजें, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हमारा कंप्लीट हो गया, एमपी ओबीसी कमीशन कंप्लीट हो गया है, एमपी फूड कमीशन कंप्लीट हो गया है, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ एमपी कंप्लीट हो, तीनों लेक्चर पहले मैंने बता चुका हूं, उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी थी। आज हमने महाधिवक्ता किया है, उसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को कल टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद है, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।